नमस्ते। तकनीक की दुनिया के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम पाइथन के पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि डेवलपर्स के लिए किसी स्विस आर्मी नाइफ से कम नहीं है, जिसके पास हर छोटी बड़ी तकनीकी चुनौती का एकदम परफेक्ट समाधान मौजूद है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इस सफर में हम शुरू करेंगे पाइथन इकोसिस्टम से, फिर बात करेंगे वेब डेवलपमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन, इंसानी भाषा को डिकोड करने के तरीकों पर, और अंत में देखेंगे रोबोट्स और गेम्स की दुनिया में इसकी असीमित संभावनाएं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पाइथन का बहुमुखी इकोसिस्टम। जैसा कि हमने पहले कहा, ये इकोसिस्टम क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए एक अल्टीमेट स्विस आर्मी नाइफ है, और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर भी है। मतलब सोचकर देखिए, एक ही भाषा का इस्तेमाल करके इंटरनेट के लिए बेहतरीन एपीआई बनाने से लेकर एआई के बेहद जटिल डीप लर्निंग मॉडल्स तैयार करने तक, यहाँ लिटरली सब कुछ पॉसिबल है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, वेब डेवलपमेंट को शक्तिशाली बनाना। यहाँ अक्सर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि वेब बनाने के लिए आखिर सबसे सही टूल चुना कैसे जाए, क्योंकि जाहिर है हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग डिमांड होती है, उसका दायरा अलग होता है, इसलिए क्रिएटर्स को अलग अलग प्रकार के उपकरणों की जरूरत पड़ती ही है। और यहीं पर दो बड़े नाम सामने आते हैं, जैंगो और फ्लास्क। इन दोनों के बीच का अंतर समझना काफी दिलचस्प है। जैंगो बिल्कुल बैटरी इंक्लूडेड अप्रोच के साथ आता है। इसमें ORM और ऑथेंटिकेशन पहले से मौजूद हैं ताकि डेवलपमेंट तेजी से हो सके। वहीं दूसरी तरफ फ्लास्क बिल्कुल हल्का और मॉड्यूलर है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट जहां कस्टमाइजेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, अगर बात सिर्फ और सिर्फ स्पीड की हो रही है, तो फास्ट एपीआई एक असली गेम चेंजर बनकर उभरता है। ये पूरी तरह से मॉडर्न है, सुपर फास्ट है और पाइथन 3.7 प्लस के टाइप प्रिंट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। हाई परफॉर्मेंस एपीआई बनाने के मामले में इसकी बेजोड़ स्पीड इसे आज के समय में एक अलग ही लीग में खड़ा कर देती है। वेब की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे हिस्से की, डेटा को विजुअलाइज करना और उसमें महारत हासिल करना। आज के समय में डेटा साइंटिस्ट जिन बुनियादी टूल्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो इस इकोसिस्टम की असली रीढ़ हैं। नमपाई और स्किट लर्न के बिना तो डेटा साइंस के किसी प्रोजेक्ट की कल्पना करना भी मुश्किल है। और जब बात मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स की आती है, तो टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च ही सबसे प्रमुख विकल्प बन जाते हैं। पर सच तो यह है कि सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता है ना, उस अमूर्त डेटा के पीछे छुपे पैटर्न को समझना सबसे जरूरी है। मैटप्लॉटलिब अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई के साथ एप्लीकेशंस में प्लॉट्स को एम्बेड करना आसान बनाता है। सीबॉर्न हाई लेवल स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स के लिए एकदम शानदार है, और प्लॉटली को इंटरैक्टिव ऑनलाइन ग्राफ्स बनाने में महारत हासिल है। ये टूल्स किसी भी उलझे हुए डेटा को एक स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली कहानी में बदल देते हैं। चलिए अब चौथे पहलू की तरफ मुड़ते हैं, मानव भाषा को डिकोड करना, यानी NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। आसान शब्दों में कहें तो ये इंसानी भाषा के डेटा को मशीन के समझने लायक बनाने की तकनीक है। शब्दों को क्लासिफाई करना, उन्हें टोकेनाइज करना और उनके पीछे का सही अर्थ और तर्क निकालना, यही सब NLP का कोर है। और इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए दो बेहद शक्तिशाली विकल्प मौजूद हैं। एक तरफ है NLTK, जो अपने 50 से ज्यादा कॉर्पोरा और संसाधनों के साथ एक बहुत ही विशाल और क्लासिक टूलकिट है। और दूसरी तरफ है स्पेसी। स्पेसी अपनी गजब की स्पीड, एफिशिएंसी और सीधे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले प्री ट्रेन्ड मॉडल्स के लिए जाना जाता है। अब आते हैं हमारे पांचवें और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, रोबोट्स और गेम्स बनाना। यहां दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है, क्या ये इकोसिस्टम सिर्फ स्क्रीन्स और सर्वर्स की आभासी दुनिया तक ही सीमित है? मतलब जो भाषा वेब और डेटा को इतनी अच्छी तरह संभालती है, क्या वो असल भौतिक दुनिया में रोबोट्स को भी कंट्रोल कर सकती है? जवाब है बिल्कुल कर सकती है। इसकी शुरुआत होती है ROS यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसके बेहतरीन पाइथन बाइंडिंग्स रोबोटिक्स की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं, और इसी नींव के ठीक ऊपर काम करता है फेसबुक का पाई रोबोट। ये ROS के ऊपर एक ऐसा हल्का और हाई लेवल इंटरफेस है जो हार्डवेयर के साथ नेविगेशन और मैनिपुलेशन को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। रोबोटिक्स ही नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री में भी इसका जलवा है। क्रिएटर्स अक्सर गेम की विंडोज बनाने, एनिमेशन को संभालने और माउस इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए पाई गेम का जमकर इस्तेमाल करते हैं।
और अगर बात हेवीवेट गेम्स की हो तो डिज्नी और कार्नेगी मेलन द्वारा विकसित पांडा 3D इंजन इस बात का परफेक्ट सबूत है कि ये इकोसिस्टम बड़े और जटिल गेम्स को भी बहुत आसानी से पावर दे सकता है। और अंत में छठा हिस्सा, डेवलपर्स के लिए असीमित संभावनाएं। वेब एपीआई बनाने से लेकर विशाल डेटा को प्रोसेस करने तक, इंसानी भाषा को समझने से लेकर असली दुनिया में रोबोट्स को चलाने तक, इस इकोसिस्टम ने हर जगह अपनी उपयोगिता साबित की है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है कि आखिर ये बहुमुखी इकोसिस्टम अगली बार किस नए तकनीकी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने वाला है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे तकनीक की इन असीमित सीमाओं को एक्सप्लोर करने की एक नई प्रेरणा जरूर मिली होगी।